हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैकेनिक्स का पेपर हो गया। अच्छा पेपर था, आसान पेपर था, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था। जो बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे थे उनका पेपर तो डेफिनेटली अच्छा गया होगा, क्योंकि हमने जितने क्वेश्चंस कराए थे ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस आए थे। बट बाकी स्टूडेंट्स के लिए इनके आंसर सही हुए गलत हुए उसके लिए हम एक सॉल्यूशन कर लेते हैं, सो दैट यू कैन क्रॉस वेरीफाई योर आंसर्स। सो under the platform of MCMA, I, Professor Sanju Unadkat, mentor and tutor of engineering mechanics. Let us start the solution of paper 2024 Pune University, semester 1. बहुत टाइम के बाद मैकेनिक्स में MCQs आए। पहले 50 मार्क्स के आते थे, अब 10 मार्क्स के आ रहे हैं, बट इसको हमें सॉल्व करना है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, विदाउट एनी फर्दर फॉर्मेलिटीज, लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन. Two concurrent forces of 30, 40 act at an angle of 60 degrees. P is 30, Q is 40 and angle theta is 60. डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे, R इक्वल टू अंडर रूट में P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा. वैल्यू पुट किया, मैंने कैलकुलेट किया तो आंसर मिला 60.83. मैंने कैलकुलेशन करके रखा हुआ जिससे अब वीडियो बहुत सारा बड़ा ना हो. अब आप देख लो, एक भी आंसर मैच नहीं कर रहा है. दैट मीन्स none of this. ये आपका पहला आंसर. Come to the second question. A clockwise moment of magnitude 10 Newton meter is acting at the center of a simply supported beam of span 2 meters. One beam is given of 2 meters. Center में एक 10 Newton meter का clockwise couple दिया हुआ है. तो find the reaction at right support. Reactions नहीं होना चाहिए, reaction होना चाहिए ना. तो राइट सपोर्ट का रिएक्शन फाइंड करना. देखिए कंसेप्ट बड़ा आसान है, सॉल्व नहीं भी करोगे तो 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा. यदि कोई बीम पर सिर्फ एक क्लॉकवाइज कपल है तो दोनों रिएक्शन का मैग्नीट्यूड सेम आता है, पहली कंडीशन. दूसरी कंडीशन, यदि ये कपल क्लॉकवाइज हैं तो ये दोनों का कपल एंटी क्लॉकवाइज आना चाहिए. एंटी क्लॉकवाइज आना चाहिए मतलब राइट साइड का रिएक्शन तो अपवर्ड ही होगा. यदि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो राइट साइड का रिएक्शन आपको डायरेक्टली मिल जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2. आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? मोमेंट ले लो. ऐसे नहीं करना है तो आप ए पर मोमेंट ले लो, नॉर्मल मेथड से सॉल्व करो. इफ यू टेक मोमेंट अबाउट ए, वी हैव r इंटू 2 एंटी क्लॉकवाइज -10 इक्वल टू 0. क्लॉकवाइज कपल है ना, कपल के साथ डिस्टेंस मल्टीप्लाई मत करना. So, R is equal to 5 newtons. Assume direction correct. तो your answer is 5 Newton in upper direction. लेफ्ट सपोर्ट का पूछा होता तो 5 Newton in downward direction आंसर आना चाहिए था. ये आंसर लेफ्ट का रिएक्शन पूछा होता तो यहां में पूछा था रिएक्शन एट राइट सपोर्ट. कपल क्लॉकवाइज है, ये दोनों का कपल एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए. थर्ड क्वेश्चन देखिए. A block of weight 200 Newton is placed on a rough horizontal plane. एक horizontal plane बना लिया, इसके ऊपर एक ब्लॉक को रख दिया, 200 Newton वेट है, यहां से आएगा रिएक्शन. आगे पढ़िए. कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज गिवन 0.3. हमें पूछा है horizontal force required to just slide the block. To just slide the block इसका मतलब यहां फ्रिक्शन तो लग रहा है बट स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंपेंडिंग मोशन. तो इस ब्लॉक के फोर्सेस देखिए तो P राइट साइड पे हैं, म्यू इंटू आर फ्रिक्शनल फोर्स लेफ्ट साइड पे हैं, और ये आपका रिएक्शन और सेल्फ वेट. यदि हम समेशन F5 सॉल्व करें तो हमें मिल जाएगा R इक्वल टू 200 न्यूटन, और समेशन Fx0 सॉल्व करोगे तो P माइनस 0.3 R इक्वल टू 0. सो P इज इक्वल टू 0.3 इंटू R, दैट इज 0.3 इंटू 200. आंसर इज 60 newtons. This is the force required to just slide the block. So 60 newton is the right option. Next question देखिए. A motorist traveling at a speed of 72 km per hour. फटाक से डायग्राम ड्रॉ कर लिया, एक मोटरिस्ट बना दिया. स्पीड है 72 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड. Sees a traffic signal 200 meter ahead of him turn red.
भाई साहब 72 की स्पीड से जा रहे थे, ट्रैफिक सिग्नल देख लिया जो 200 मीटर अवे है एंड इट टर्न्स रेड, तो डिटरमाइन द एक्सेलरेशन सो दैट ही विल जस्ट स्टॉप एट द सिग्नल। उसको सिग्नल पे जाके रुकना है, यानी ब्रेक लगाना पड़ेगा, तो यहां एक्सेलरेशन तो नहीं आएगा, रिटार्डेशन ही आएगा। यानी आंसर तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, फिल्टर किया तो ये दो में से एक आंसर होना चाहिए। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इसका मतलब ये इनिशियल हो गई। लगाइए काइनेमेटिक इक्वेशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v is 0, u is 20, a unknown and s 200 meters, तो 400 by 400 you will get a equal to -1 meter per second square, यानी ये आपका आंसर सही होना चाहिए। ओके, चलिए। ए बॉय ऑफ मास 50 kg स्टैंड्स इन ए लिफ्ट, आ गया लिफ्ट वाला कंसेप्ट। जैसे लिफ्ट आया, रिएक्शन पूछा है, इमीडिएटली क्लिक होना चाहिए कि लिफ्ट अपवर्ड जा रही है तो रिएक्शन आएगा m इंटू जी प्लस ए, डाउनवर्ड जा रही है तो g माइनस ए। एक्सेलरेशन 0 है, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो mg होता है। यही तो हमारा कंसेप्ट था। पढ़ लेते हैं आगे। डिटरमाइन द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉय ऑन द फ्लोर when lift moves down with constant acceleration of 9.81. Lift is going down, normal force is equal to m into g minus a. मास है 50, g 9.81 और एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है 9.81, यानी रिएक्शन हो गया 0। याद आ रही है वेटलेस सिचुएशन? When lift is going down with acceleration equal to gravitational acceleration, body feels no weight, क्योंकि रिएक्शन नहीं है। आगे देखिए, अब ये बड़ा सिंपल कंकरेंट का एक प्रॉब्लम पूछा हुआ है। आपको रिजल्टेंट फाइंड करना है, हमने कैलकुलेट करना चाहिए समेशन एफ ऑफ एक्स, समेशन एफ ऑफ वाई। मैंने कुछ चीजें लिख के रखी है सो दैट वी कैन क्विकली सॉल्व इट। समेशन एफ ऑफ एक्स इज 10 और इसका एंगल tan इनवर्स ऑफ 3/4 इज 36.87। तो समेशन एफ एक्स क्या हो गया? 10 माइनस 20 cos 36.87। कैलकुलेट किया, -6 आया। माइनस का मतलब 6 किलोमीटर टूवर्ड्स लेफ्ट। एफ वाई सोल्व करते हैं तो 12 माइनस 20 साइन 36.87। अब यहां कैलकुलेशन में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आई। क्यों आई? क्योंकि इन्होंने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट किया 12 माइनस 20 साइन 36.87 और कैल्सी ने दिखाया -2.85 इंटू 10 टू द पावर -5। बहुत सारे बच्चों ने पीछे का 10 टू द पावर -5 देखा ही नहीं। आप में से भी कुछ बच्चे ऐसे रहेंगे। कल ही एक स्टूडेंट ने ये डाउट किया था, उसको हेल्प जरूर हुई होंगी। मैंने बताया था कि ये वैल्यू आप सेपरेट चेक करके देख लो, यदि ऐसा कुछ आ रहा है तो। दिस इज वेरी स्मॉल ना। 2.85 इंटू 10 टू द पावर -5 का मतलब 0.000285 अप्रोक्सीमेटली 0 हो गया माय डियर। या फिर आप इसकी वैल्यू अलग से निकालो तो ये 12 ही आएगा, 11.99999। दैट इज वाई ये कैंसिल होके आंसर आपका 0 आया। एफ एक्स 6 है, एफ आई 0 है, तो रिजल्टेंट भी आपका हो गया 6 किलोमीटर। देयर इज नो कंट्रीब्यूशन ऑफ समेशन एफ ऑफ वाई, so direction of resultant is also same as summation fx. That's it. अब ये क्वेश्चन हमने कल किया था, इफ यू रिमेंबर, पैरेलल फोर्सेस का। 10 डाउनवर्ड, 12 अपवर्ड, 16 डाउनवर्ड, 16 4 फोर्सेस आर गिवन इन अनलाइक पैरेलल सिचुएशन। हमें पूछा है कि रिजल्टेंट फाइंड करो विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए आ गया, इसका मतलब यहां पोजीशन निकालना पड़ेगा। तो जब हम समेशन एफ एक्स देखेंगे तो ऑफकोर्स नो एक्स फोर्स इज देयर, ऑल फोर्सेज आर एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस, तो समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 हो गया। समेशन एफ वाई इफ यू कैलकुलेट वी हैव -10 + 12 -16 -16 कितना हो गया? -30। -30 का मतलब 30 किलोमीटर डाउनवर्ड। अब एफ एक्स का कंट्रीब्यूशन तो है नहीं, तो रिजल्टेंट भी 30 ही आएगा। फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आर इक्वल टू अंडर रूट में एफ एक्स प्लस एफ वाई का डायरेक्टली पता चल रहा है ना। रिजल्टेंट आ गया 30 किलोमीटर डाउनवर्ड। अब हमें चाहिए इसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। अब जब पोजीशन चाहिए तो हमें वेरिग्नोस थ्योरम का यूज करना चाहिए। वेरिग्नोस थ्योरम क्या था? रिजल्टेंट का मोमेंट इक्वल टू टोटल मोमेंट।
रिजल्टेंट का मोमेंट को हम बताते हैं r इंटू एक्स इक्वल टू समेशन m अबाउट a। एंटी क्लॉकवाइज हम पॉजिटिव लेते हैं, आप यदि नेगेटिव ले रहे हो नॉट टू वरी। व्हेन वी टेक मोमेंट अबाउट a, मोमेंट ऑफ दिस फोर्स इज 0 क्योंकि वो a से पास हो गया। 12 इंटू 2 एंटी क्लॉकवाइज, 16 इंटू 4 क्लॉकवाइज, 16 इंटू 6 क्लॉकवाइज। कैलकुलेशन की -136 आया, माइनस का मतलब क्लॉकवाइज, माइनस को रिमूव किया 136 क्लॉकवाइज बताया। ये माइनस रिमूव नहीं करोगे तो आपका डिस्टेंस नेगेटिव आएगा, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है। आफ्टर गेटिंग r इंटू एक्स जस्ट डिवाइड बाय r, हमें x की वैल्यू मिल गई 4.53 मीटर्स फ्रॉम a। अब सवाल ये है कि 4.53 मीटर फ्रॉम a इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये राइट साइड में भी तो हो सकता था, a की लेफ्ट साइड में भी तो हो सकता था। तो इसको लोकेट करने की मेथड हमने आपको सिखाई थी। ये आपका रॉड है, जिस पॉइंट पर हमने मोमेंट लिया था, ये जनरल मेथड है, इस प्रॉब्लम के लिए लगाने की एक्चुअली जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट भी देख सकते हैं। कैसे, वो बाद में देखते हैं। मैंने क्या किया, एक सर्कल बना लिया ए पॉइंट पर, जिसकी रेडियस हमने रखी 4.53। अब रिजल्टेंट डाउनवर्ड है तो उसको पैरेलल, आई एम सेइंग उसको पैरेलल, इसको पैरेलल, ये सर्कल के दो टेंजेंट पॉसिबल है, एक यहां हो सकता है तो एक यहां हो सकता है, दो ही पॉसिबिलिटी है जो इसको पैरेलल हो। अब दो में से कौन सा टेंजेंट इस सर्कल को क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ये वाला, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है। अब आप इसको हटा दो, आप चाहो तो सर्कल भी हटा दो, पता चल गया रिजल्टेंट ए से कितना दूर है, 4.53 मीटर्स, यहां लिख दो टू दी राइट। ये आपका परफेक्ट आंसर आ गया, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इक्वल टू 30 किलोमीटर। ओके, सो होपफुली ये क्वेश्चन सबने सॉल्व किया होगा, बड़ा आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल इज गिवन सब्जेक्टेड टू 3 फोर्सेस, और हमें पूछा है कि फाइंड रिजल्टेंट विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। द साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल इज 1 मीटर। साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल इज 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, और इक्विलैटरल ट्राइंगल बोल के इन्होंने क्लियरली बोल दिया कि ये एंगल 60 हैं, ये एंगल भी 60 है। नाउ टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट वी नीड टू सॉल्व समेशन एफ एक्स समेशन एफ वाई। समेशन एफ एक्स सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 100, ये जा रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में -100 cos 60, ये जा रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में -100 cos 60, ये 50 50 100 100 कैंसिल हो गया, आंसर आएगा 0। फिर आप Fy कैलकुलेट कर लो, Fy में ये फोर्स तो नहीं आएगा, y कंपोनेंट ऑफ दिस इज 100 sin 60 एंड y कंपोनेंट ऑफ दिस इज -100 sin 60 बिकॉज दैट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये भी कट गया 0, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना आ गया, 0 आ गया। एक बार रिजल्टेंट 0 मिल गया तो वेरिग्नस थ्योरम की जरूरत नहीं, क्योंकि रिजल्टेंट है ही नहीं तो लोकेट कैसे करोगे। बट हमें विथ रिस्पेक्ट टू ए पूछा हुआ है तो हमें ए पर मोमेंट जरूर दिखाना चाहिए। इफ वी टेक मोमेंट अबाउट ए, ये 0 हो गया, ए से पास हो गया, ये भी 0 हो गया, ए से पास हो गया, बच्चा ये वाला 100, उसके आप दो कंपोनेंट्स बना लो, दिस इज 100 साइन, दिस इज 100 कॉस, कॉस कहां से पास हो रहा है, ए से पास हो रहा है ना, तो उसकी मोमेंट हो गई 0। 100 sin 60 into 1 एंटी क्लॉकवाइज, 100 sin 60 into 1 इक्वल टू 86.6 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज, दैट्स इट। यानी कि ये सिस्टम का रिजल्टेंट फोर्स 0 है और ए पर मोमेंट 86.6 न्यूटन मीटर। अब आ गया सेंट्रोइड का प्रॉब्लम, ये तो हमने कितनी बार कराया हुआ है, कितनी बार पूछा भी एग्जाम में। हमें चाहिए y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड, द शेडेड एरिया। अब शेडेड एरिया चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस फिगर को डिवाइड करना पड़ेगा। अब कैसे डिवाइड करेंगे, तो बड़ा क्लियर है,
कि एक रेक्टेंगल ले लो, ये वाला, दिस इज वन रेक्टेंगल, फिर एक ट्राइंगल ले लो और उसमें से सर्कल को माइनस कर लो। तो हमने क्या किया है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस तीनों पार्ट को सेपरेटली ड्रॉ कर लिया विथ ओरिएंटेशन। रेक्टेंगल बेस 100 है, यानी विड्थ 100 है, डेप्थ 100 है, तो 200 बाय 100 का रेक्टेंगल हो गया। ट्राइंगल की पोजीशन देखेंगे तो ट्राइंगल का बेस 200 है, ट्राइंगल की हाइट 100 है, और एक्स एक्सिस और ट्राइंगल के बीच में जो गैप है वो भी 100 का है। सर्कल का देखिए तो डायमीटर यहां दिख रहा है 100 मिलीमीटर डायमीटर, दैट मीन्स रेडियस ऑफ द सर्कल इज 50 एंड इसका सेंट्रॉइड बेस से 100 mm है। इतना एक बार आपने इसको डिसेक्शन कर लिया, अब तो सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। व्हाट इज एरिया 1? तो 200 इंटू 100, 20,000 mm square. Area 2, that is area of triangle, 1/2 base into height. Mm square. Third is area of circle, that is pi r square. तो पाई इंटू 50 स्क्वायर, इसको हमें माइनस करना है लास्ट में, भूलिएगा मत, उसको कट करना पड़ेगा। तो पाई इंटू 50 स्क्वायर, दैट बिकम्स 7853.98 mm स्क्वायर। अब हमें सिर्फ y कोऑर्डिनेट चाहिए, क्योंकि y बार ही पूछा हुआ है, तो y1, y2 एंड y3। अब y कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, सेंट्रोइड का डिस्टेंस x एक्सिस से, तो x एक्सिस से सेंट्रोइड का डिस्टेंस कितना आएगा, 100/2, 50 mm। सेकेंड पार्ट के लिए देखिए, इसका सेंट्रोइड का डिस्टेंस x एक्सिस से, तो क्लियर गैप कितना है, 100 का क्लियर गैप है ये वाला, और ट्राइंगल में बेस से सेंट्रोइड का डिस्टेंस होता है h/3, तो दैट इज 100/3, तो ये हो गया 133.33। ओके, और सर्कल का सेंट्रोइड एक्स एक्सिस से क्लियरली दिया हुआ है 100। आफ्टर कैलकुलेटिंग a1, a2, a3, y1, y2, y3, हमारा फॉर्मूला होना चाहिए y बार इज इक्वल टू a1 y1 प्लस a2 y2 माइनस a3 y3 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 माइनस a3। तो फटाफट कैलकुलेशन कर लो, 20,000 इंटू 50 प्लस 10,000 इंटू 133.33 माइनस 7853.98 into 100, and that divided by 20,000 plus 10,000 minus 7853.98, I'm getting 69.89। प्लीज़ आप लोग कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, है ना, जल्दी जल्दी में मेरा कुछ कैलकुलेशन गलत हो रहा है तो आप कैलकुलेशन देख लीजिएगा। होपफुली मिस्टेक ना हो, बट हो सकती है कहीं कैलकुलेशन गलत हो गई, क्योंकि हमें बहुत लंबा वीडियो नहीं करना है, थोड़ा सा स्पीड में करना पड़ेगा। तो प्लीज चेक दिस, ये आ गया आपका y कोऑर्डिनेट, उतना ही पूछा हुआ था, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड। x तो वैसे भी पता है क्योंकि फिगर सिमेट्रिकल है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये प्रॉब्लम देखो, ये भी तो हमारी बुकलेट से ही है। 3 cables are joined at point C. Determine tension in AC and BC caused by the mass of 30 kg cylinder. आपको सबको कंसेप्ट याद होगा कि जब 30 kg सिलेंडर यहां पे सस्पेंड किया हुआ है और ये पुली स्मूथ है, लिखा नहीं है बट स्मूथ होती हैं, हम फ्रिक्शन को निग्लेक्ट करते हैं इक्विलिब्रियम में, तो यहां का टेंशन भी
इतना ही होना चाहिए। ये 30 किलोग्राम इंटू 9.81 न्यूटन का फोर्स है, तो यहाँ टेंशन भी उतना ही आएगा। सो इफ वी ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पॉइंट सी सेपरेटली, सी पर ऐसे फोर्सेस एक्ट हो रहे, 1, 2 एंड 3। एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिया। दिस इज टेंशन CD, which is equal to 30 into 9.81 Newton. Let us calculate that. 294.3 Newtons. This is tension BC and this is tension AC. एंगल मार्क करेंगे तो ये एंगल गिवन है 15। अब बाकी एंगल निकालने के लिए सिंपल एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो यहां पर। If you draw a horizontal line here, it is very clear that this angle is 45, क्योंकि वर्टिकल के साथ 45 है तो हॉरिजॉन्टल के साथ भी 45 होगा। यहाँ वर्टिकल के साथ 30 है, ये 30, ये 90, तो ये वाला 60, तो दिस एंगल इज 60। अब तीनों के बीच का एंगल कैलकुलेट करके हम लगा देंगे लैमिस थ्योरम। चलो, what is this angle? 60 plus 45, 105 degrees. What is this angle? तो 180 minus 45 minus 15. 180 minus 45 minus 15. ये हो गया 120। और तीसरे एंगल के लिए कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, 360 में से बाकी दोनों को माइनस कर लो, चेक करेंगे हम। -105 minus 120, तो योर थर्ड एंगल शुड बी 135 डिग्रीज। ये आपको यहीं से निकालना है, तो ये 120 है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन 180 का, उसमें से 60 माइनस किया तो ये आपका 120 आया। 120 प्लस 15, ये हो गया 135। अब लगाएंगे लैमिस थ्योरम। एट पॉइंट C, so we have TBC divided by sin 135, 294.3 divided by sin 105, and TAC divided by sin 120. You know the Lami's theorem, force divided by sine of the opposite angle. So if we calculate TBC, so that will be equal to 294.3 into sine of 135 and that divided by sine of 105. Your answer is 215.44 newtons. Similarly, TAC is equal to, if we calculate, so that is 294.3 sine 120 and divided by sine of 105, your answer should be 263.86 न्यूटन्स। ऑलराइट, बड़ा आसान क्वेश्चन था ये लैमिस थ्योरम के ऊपर। ये ऑल टाइम फेवरेट, कितनी बार सॉल्व किया हमने, कितनी बार पूछा है, टेस्ट पेपर में भी कराया था। A boom supports two vertical loads F1, F2 as shown in figure. Cable CB can sustain a maximum load of 1500 Newton before it fails. To determine the maximum value या critical values of F1 and F2 if F1 equal to twice F2. देखो यहाँ पे रिएक्शन पूछा ही नहीं है, आप कैलकुलेट करोगे वेल एंड गुड, क्वेश्चन में पूछा नहीं है। सो सिंपल हम इसका बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम। लेट अस ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। दिस इज गिवन रॉड, फोर्सेस मार्क करेंगे, हियर F2, हियर F1, A is hinge support, तो replaced by two reaction components, one horizontal, one vertical, और ये टेंशन जो है वो 1500 न्यूटन का है and that is making an angle of 36.87, tan inverse of 3/4.
this is 1500 newtons, this angle is 36.87, this is F2, this is F1 which is equal to twice F2 given. This dimension is 1.5 meters, this is 1 meter, this is AX, this is AY, and angle made by this rod with horizontal is 30 degrees. So let us mark the angle also and complete the triangle to get all the dimensions also. हमें ये सब डायमेंशंस चाहिए क्योंकि मोमेंट लेने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी. This angle is 30. So what is this dimension? What is this dimension? And what is this dimension? बस इतने डायमेंशन कैलकुलेट कर लिए आपका काम हो गया. So let us calculate one by one. ये 1.5 है तो ये कितना होगा 1.5 cos 30. मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं 1.5 cos 30 is equal to 1.299, that is 1.3 meters. ये बेस कितना होगा तो ये हाइपोटेन्यूस है आपका 2.5 तो ये हो गया 2.5 cos 30, that is equal to 2.16 मीटर और 2.165 मीटर्स. और ये हाइट हो जाएगी अपोजिट साइड ऑफ 2.5, दैट इज 2.5 sin 30, 1.25 मीटर्स. मोर ओवर ये जो टेंशन है 1500 का, इसके भी तो दो कंपोनेंट बना लो, x कंपोनेंट y कंपोनेंट. प्रॉब्लम बड़ा आसान हो जाएगा. इफ यू रिजॉल्व दैट इनटू टू कंपोनेंट्स, वी हैव दिस इज x कंपोनेंट, this is y component. What is x component? 1500 cos 36.87, that is 1500 cos 36.87 का वैल्यू डायरेक्ट वहां पे लिख लो, that is 1200 न्यूटन्स. एंड 1500 sin 36.87 करोगे तो ये आ जाएगा 900 न्यूटन्स. मैं बार बार बोलता हूं, टेक मोर टाइम इन फ्री बॉडी डायग्राम, लेस टाइम इन कैलकुलेशन. अब हमें सीधा सीधा कैलकुलेशन करना है. लेट अस टेक मोमेंट अबाउट ए. इफ यू टेक मोमेंट अबाउट ए, मैं पहले नॉन फोर्सेस के मोमेंट ले रहा हूं. तो 1200 इज हॉरिजॉन्टल फोर्स, तो वर्टिकल डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस. 1200 इंटू 1.25 एंटी क्लॉकवाइज, दैट 900 इज वर्टिकल फोर्स, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है 2.165. That is also anti-clockwise. F2 into 2.165 clockwise. And F1 into 1.3, that is also clockwise. F1 की जगह पे मैं लिख रहा हूं twice F2 into 1.3 is equal to 0. If we calculate, you will get value of F2 from this. So let us calculate that value. 1200 into 1.25 plus 900 into 2.165, that divided by 2.165 plus 2.6. I am getting 723.71 newtons, and so F1 is equal to twice of F2 given. तो into 2 कर दो, 1447.43 न्यूटन. That's it. इस प्रॉब्लम में रिएक्शन कंपोनेंट नहीं पूछे हैं. यदि पूछे होते तो आप Fx0 Fy0 लगा देते. समेशन Fx0 लगाओगे x मिलेगा, समेशन Fy0 लगाओगे y मिलेगा. बट इस प्रॉब्लम में कहीं दिख रहा है आपको कि ऑल्सो फाइंड रिएक्शन कंपोनेंट्स? नो. तो नो नीड टू फाइंड. जितना पूछा हुआ है उतना ही सॉल्व करो. याद आ रहा है, कल मैंने बोला था कि इसका आंसर भी आपको याद होना चाहिए. चलिए
नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द फोर्स पी शोन इन फिगर। हमने ऐसे 3 प्रॉब्लम कराए थे, इफ यू रिमेंबर। एक बार ऐसा एक सर्कल दिया हुआ है, इसको स्टेप के अंदर रखा हुआ है, यहां से फोर्स लगाया। एक प्रॉब्लम ये बताया था कि एक रोलर को स्टेप के अगेंस्ट रखा हुआ है, इसको यहां से फोर्स लगा रहे हैं। कंसेप्ट क्या था? व्हेन एनी बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अंडर 3 फोर्सेस दे मस्ट बी कंकरेंट। तब हमारा प्रॉब्लम देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। पी फोर्स एक्ट हो रहा है राइट साइड पर, ठीक है। सेल्फेट एक्ट हो रहा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और कॉर्नर से जो रिएक्शन आएगा, देखो ये P यहां से पास हो रहा है, वेट सेंटर से पास हो रहा है, तो यहां से जो रिएक्शन आएगा उसको भी तो सेंटर से ही पास होना पड़ेगा। अंडर 3 फोर्सेस इक्विलिब्रियम इज गिवन, दे मस्ट बी कंकरेंट। सो बहुत सिंपल आप देख लीजिए, तो 3 फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, एक P हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में राइट साइड पर, एक सल्फेट W डाउनवर्ड, और एक यहां से रिएक्शन। बहुत सारे बच्चों को यह क्वेश्चन आता है कि सर ग्राउंड से रिएक्शन क्यों नहीं आया। देखो, जब आप फोर्स यहां से लगाते हो, ये इसको ओवरटर्न करने की कोशिश कर रहा है, और जब ये स्टेप के ऊपर से जाने की तैयारी में होगा, इट विल लॉस द कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड। इफ देयर इज नो कॉन्टैक्ट देयर इज नो रिएक्शन। तो ग्राउंड से कोई रिएक्शन नहीं आएगा। दिस इज P, दिस इज रिएक्शन फ्रॉम कॉर्नर, एंड सेल्फ वेट कितना है? 100 किलोग्राम मास दिया हुआ है, यानी 981 न्यूटन। रही बात एंगल निकालने की, एंगल नहीं निकालना है तो भी एक शॉर्टकट है, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को एंगल से ही प्रॉब्लम समझ में आता है। तो यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो। इस राइट एंगल ट्राइंगल की कौन सी साइड्स आपको पता है? तो देखिए ध्यान से, रेडियस दिया है 100, रेडियस कितना है? 100, स्टेप का हाइट है 40, तो ये डायमेंशन कितना हो गया? रेडियस 100, ये 40, तो ये आ गया आपका 60, और ये रेडियस तो 100 है ही। तो आप इस ट्राइंगल को ध्यान से अलग से देखो, तो ये डायमेंशन आपका 100 mm है, और ये 60 है, और ये एंगल हमें फाइंड करना है अल्फा। आई एम यूजिंग साइन अल्फा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। यहां से आपको अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। लेट अस कैलकुलेट दैट। साइन इनवर्स ऑफ हाइट बाय बेस 36.87। ओके, तो इसका ये एंगल आपको मिल गया 36.87। बाकी एंगल निकाल सकते हैं। लेमेस थ्योरम लगा के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल होगा। तो दिस एंगल इज 90, दिस एंगल इज 180 minus 36.87, 143.13, and this angle is 90 plus 36, 126.87. Okay. By Lame's theorem, P divided by sine 126.87 and 981 divided by sine 143.13. Reaction R is not required, so I am not going to calculate it. So if we calculate P, that is 981 sine 126.87 and divided by sine of 143.13. So P required is 1307.99 न्यूटन्स, यानी 1308 न्यूटन्स अप्रॉक्सीमेटली। देखो, आपको लेमिस थ्योरम नहीं लगाना है और आपको डायरेक्टली P का वैल्यू फाइंड करना है, तो आप उस कॉर्नर पे मोमेंट ले लो, बड़ा आसान क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ सीधा मोमेंट ले लो, इस कॉर्नर पे मोमेंट लिया तो W इंटू ये डायमेंशन आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लो, और P इंटू 60 क्लॉकवाइज डायरेक्ट P का आंसर मिल जाएगा। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फेमिलियर विथ लेमिस थ्योरम, तो मैंने इसका सॉल्यूशन आपको लेमिस थ्योरम से बताया है। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन सिंपली सपोर्टेड बीम।
यहाँ हिंज दिया हुआ, यहाँ रोलर दिया हुआ, एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है. लेट अस कंसिडर फ्री बॉडी डायग्राम एंड सॉल्व इट वेरी इजीली. बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इसका हम बना रहे हैं फ्री बॉडी डायग्राम. मार्क द फोर्सेस. तो विच टाइप ऑफ सपोर्ट इज गिवन एट ए? हिंज सपोर्ट. तो हिंज इज रिप्लेस्ड बाय टू रिएक्शन कंपोनेंट्स. B is roller, one reaction. Here 50 kilonewton load is given. And how to convert that UDL into point load? तो UDL का इंटेंसिटी कितना है? 20. डिस्टेंस है 4, तो 20 इंटू 4, 80 किलोमीटर का बन गया पॉइंट लोड. और वो एक्ट कहाँ करेगा? इस रेक्टेंगल के सेंट्रॉइड पर, दैट इज 2 मीटर फ्रॉम B. 2 मीटर्स फ्रॉम B, ध्यान रखिएगा, यहाँ गड़बड़ हो जाती है बहुत बार. दिस इज B, दिस इज A, दिस इज AX, दिस इज AY. दिस लोड इज 50 किलो न्यूटन. दिस लोड इज 20 इंटू 4, 80 किलो न्यूटन. 80 किलो न्यूटन का डिस्टेंस कहाँ से पता चला? B से पता चल गया 2 मीटर्स, है ना. इसका सेंट्रॉइड B से 2 मीटर पर है क्योंकि ये 4 मीटर्स दिया हुआ है. अब लेफ्ट साइड का डायमेंशन मार्क करोगे तो आपको ये दोनों के बीच का डिस्टेंस भी पता है, 2 मीटर्स. टोटल कितना है? 8 मीटर्स हैं. तो अब ये दोनों के बीच का आप देखोगे तो ये हो जाएगा 4 मीटर्स. ऐसे करना पड़ेगा. अंडरस्टूड? पहला लोड 2 मीटर्स पर, इसका कन्वर्जन वाला लोड यहां से 2 मीटर पर, तो ये दोनों के बीच का आ गया 4 मीटर्स. दिस रिएक्शन RB. Now to this free body diagram, apply 3 conditions of equilibrium. First, I am taking moment about A equal to 0, taking clockwise negative, anti-clockwise positive. So if you take moment about A, AX 0, AY 0, 50 into 2 clockwise, 80 into 6 clockwise, and RB into 8 anti-clockwise. Calculate RB. $80 into 6 plus 100 divided by 8, 72.5 kilonewton. Assume direction is correct. Then summation F Y0, upward positive, downward negative. So we have AY plus RB minus 50 minus 80 equal to 0. So AY is equal to minus 130, 57.5. ठीक है जी. और समेशन Fx0 सॉल्व किया तो Ax इक्वल टू 0. दैट्स इट. ये आपका सॉल्यूशन हो गया. रिएक्शन कंपोनेंट्स आर वेरी क्लियर हियर. ओके, सी क्वेश्चन नंबर 4A नाउ. Block of mass 10 kg rests on inclined plane as shown in figure. If the coefficient of static friction is 0.25, determine maximum force P to maintain equilibrium. Maximum force required to maintain equilibrium. अब जब भी इक्विलिब्रियम आता है फ्रिक्शन में, हमें पता है कि वहां कोई भी फोर्स की रेंज होती है, एक मैक्सिमम और एक मिनिमम. पहले बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, फिर देखते हैं उसका कॉन्सेप्ट. चलिए, दिस टाइप ऑफ ब्लॉक इज गिवन. फोर्सेस कौन से लग रहे हैं, पहले फोर्सेस मार्क कर लेते हैं. तो सबसे पहले तो अप्लाइड फोर्स P पैरेलल टू प्लेन. सेल्फ हेड के 2 कंपोनेंट बन जाएंगे, mg साइन थीटा, दिस इज mg कॉस थीटा. यहां से आएगा नॉर्मल रिएक्शन R. अब देखो, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने का कंसेप्ट क्या होता है कि जब आप P की कोई मैक्सिमम वैल्यू लगाते हो, रेदर मैक्सिमम से भी ज्यादा, तो आपका ब्लॉक ऊपर मूव होना स्टार्ट हो जाएगा.
आप यहां कोई हल्का फुल्का मिनिमम फोर्स रखोगे तो ये ब्लॉक नीचे चला जाएगा, बट मैक्सिमम मिनिमम के बीच में रखोगे तो ब्लॉक इक्विलिब्रियम में रहेगा। बट हमें सिर्फ ए की वैल्यू पूछा हुआ है, तो जब आपका P मैक्सिमम है तब ब्लॉक की टेंडेंसी क्या होगी? ब्लॉक मूव नहीं करेगा, याद रखिए इक्विलिब्रियम में। उसकी टेंडेंसी क्या है? तो टू जस्ट मूव अवे अप, सॉरी नॉट अवे अप, तो फ्रिक्शन फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगना चाहिए? डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगना चाहिए। तो यहां फ्रिक्शन का फोर्स कहीं भी बताइए, ये एक तो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इक्वल टू म्यू इंटू आर। म्यू कितना है? 0.25। रिएक्शन इज आर। दिस कंपोनेंट इज mg sin theta is 30. This component is mg cos 30. आप चाहो तो डायरेक्ट यहां वैल्यूज लिख सकते हो। दिस एंगल इज गिवन 30 डिग्रीज। अब लगाओ समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, एफ वाई इक्वल टू 0 फॉर इक्विलिब्रियम। दिस इज अवर एक्स एक्सिस, दिस इज अवर वाई एक्सिस। इफ यू अप्लाई समेशन एफ वाई 0 फर्स्ट टू गेट द वैल्यू ऑफ आर, वी हैव r minus mg cos 30 equal to 0. So r is equal to mg cos 30. Mass is given 10 kg. So that is 10 into 9.81 cos 30. 84.96 न्यूटन। फिर आप समेशन एफ एक्स सॉल्व कर लो, पैरेलल टू प्लेन। So we have P max upward minus 0.25 R down the plane and minus mg sin 30. और यहां से आप P की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। तो दैट इज 0.25 इंटू R, R is 84.96 plus m is 10, g is 9.81 into sin 30 is 0.5. So this is equal to 70.29 Newton. This is your answer. कैलकुलेशन आप फिर से चेक कर लीजिए। मैं हर टाइम बोल रहा हूं कैलकुलेशन चेक कर लो, क्योंकि मेरा विजिबिलिटी थोड़ा कम है एज कंपेयर टू यू। तो कभी कुछ दिखने में 9.81 की जगह पे 981 लिखा गया, ध्यान नहीं रहा, आप प्लीज चेक कर लीजिए। एक्सक्यूज फॉर दैट इफ एनी एरर इन कैलकुलेशन इज देयर। आई वॉन्ट मिस द कंसेप्ट, बट यस कैलकुलेशन में आपने ध्यान रखना है। दिस इज द मैक्सिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन इक्विलिब्रियम। इफ फोर्स इज मोर देन दिस, इट विल गो अवे। ये अपर डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज द मैक्सिमम फोर्स टू मेंटेन इक्विलिब्रियम। मिनिमम नहीं पूछा हुआ है। हमने जो प्रॉब्लम कराया था उसमें दोनों निकाले थे, मैक्सिमम भी पूछा था, मिनिमम भी पूछा था। A flexible cable which supports 100 kg block is passed over a fixed circular drum as shown in figure. Subjected to force P to maintain equilibrium. आ गया to maintain equilibrium, यानी दो केस होने चाहिए, मैक्सिमम मिनिमम। आगे पढ़िए। Coefficient of friction is given 0.3. Determine range of P. यहां पर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इतना ही है, इसको सीधा इसके ऊपर से पास किया हुआ है। सो आपका लैप एंगल जो है बीटा, दैट इज पाई बाय 2। 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। दिस एंगल इज पाई बाय 2। म्यू दिया हुआ है 0.3 और पी का रेंज निकालना है। तो दो केस बनेंगे। When P is maximum, P maximum will be tight side, 100 kg यानी 981 Newton will be slack side, is equal to E raised to mu 0.3 and beta is pi by 2. ये आपका पहला केस हो गया। सेकेंड केस में क्या होगा, कैलकुलेशन करते हैं। When P is minimum,
981 will be tight side, P minimum will be slack side, is equal to e raised to mu beta. कंसेप्ट क्या है? जब यहां से मैक्सिमम फोर्स लगाओगे ये ऊपर जाएगा, जब वहां से कोई आप हल्का फुल्का मिनिमम फोर्स लगाओगे ये नीचे जाएगा, बट पी मैक्स और पी मिन के बीच में कुछ रखोगे तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, इसलिए वहां पर रेंज निकलती हैं. तो लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू. 981 into e raised to 0.3 into pi by 2. I am getting P max equal to 1571.54 न्यूटन. एक बार फिर से चेक कर लेते हैं. e raised to 0.3 into pi by 2. .47. मुझे इस वैल्यू की यहाँ भी ज़रूरत है. दैट इज आई एम कैलकुलेटिंग दिस वैल्यू सेपरेटली जस्ट फॉर माई अंडरस्टैंडिंग, यानी यहाँ कैलकुलेशन आसान हो जाएगी. तो पहला आंसर आपका आ गया. कुछ गड़बड़ हो रही है, चेक कर लो एक बार. मैंने कैलकुलेशन गलत की क्या? e raised to 0.3 into pi divided by 2. 1.6 आ रहा है. दिस इज नॉट 1.601. ठीक है, इंटू 981, शायद वो कैलकुलेशन बराबर है. 1571 इज करेक्ट आंसर. और यहाँ से P मिनिमम निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका 981 डिवाइडेड बाई 1.601, 612.74. फाइनल आंसर कैसे लिखोगे? फॉर इक्विलिब्रियम 612.74 Newton should be less than or equal to P should be less than or equal to 1571.54 Newton. ये आपका हो गया रेंज फॉर इक्विलिब्रियम. प्लीज चेक द कैलकुलेशन. आ गया हमारा लैडर. 15 meter ladder has a uniform weight of 80 Newton. Rest against a smooth vertical wall. वर्ड टू वर्ड रीड करना चाहिए. स्मूथ वर्टिकल वॉल, यानी वॉल पर कोई फ्रिक्शन नहीं है. एंड हॉरिजॉन्टल फ्लोर एट ए. कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ग्राउंड का दिया है 0.4. तो डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट एंगल थीटा विद वर्टिकल एट विच लैडर विल स्लिप. देख रहे हो, पूछ क्या रहे हैं? एंगल थीटा विद वर्टिकल. और यहां दिखा रहे हैं एंगल थीटा किसके साथ? फ्लोर के साथ. दिस इज अवर SPPU. मतलब नोबडी इज गोइंग टू चेक कि हम क्वेश्चन में क्या लिख रहे हैं, क्या पूछना है. स्टूडेंट तो कंफ्यूज होगा ना. यहां विथ वर्टिकल पूछा है, फिगर में विथ हॉरिजॉन्टल दिया है, लिखते दोनों थीटा ही रहे. एनीवेज, हमें इसमें ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहिए. बनाइए फ्री बॉडी डायग्राम. तो ये लैडर को हमने रख दिया ग्राउंड के ऊपर और फ्लोर के ऊपर. ये हमारी लैडर. पहले मार्क कर लिए रिएक्शंस. तो यहां से आएगा रिएक्शन RB परपेंडिकुलर टू वॉल. यहां से आएगा रिएक्शन RA परपेंडिकुलर. दिस पॉइंट इज B, दिस इज RB, दिस इज A. तो रिएक्शन RA. हम इस एंगल को ही फाइंड कर लेते हैं.
ये मिल जाएगा तो बाय डिफॉल्ट ये मिल ही जाएगा, 90 में से माइनस करोगे तो, है ना, कोई भी एक कैलकुलेट कर लो। इसका सेल्फ वेट 80 न्यूटन एक्टिंग थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसका लेंथ दिया हुआ है 15 मीटर। सो आप क्लियरली फटाक से डायमेंशन नोट कर लीजिए। ये डायमेंशन आपका कितना हो गया, 15 साइन थीटा, ये हो गया 15 कॉस थीटा, ये हो गया 7.5 कॉस थीटा। लेंथ इज गिवन 15, तो दिस इज 15 साइन थीटा, दिस इज 15 कॉस थीटा, ये हो जाएगा 7.5 कॉस थीटा। अब लगाते हैं फ्रिक्शन। अब लेडर स्लिप करेगी तो ऑफकोर्स ए राइट साइड पर स्लिप होगा, तो ए पर फ्रिक्शन लेफ्ट साइड पर होना चाहिए, इक्वल टू म्यू इंटू आर। म्यू इज गिवन यस 0.4, तो ये रिएक्शन आपका हो गया 0.4 आर ए। और वर्टिकल वॉल पर नो फ्रिक्शन बिकॉज इट इज ए स्मूथ वर्टिकल वॉल। तो नाउ दिस लैडर इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ आर ए आर बी, म्यू आर ए एंड 80 न्यूटन। Apply 3 conditions of equilibrium one by one. Summation fx equal to 0. We have RB minus 0.4 RA equal to 0. Equation number 1. Fx equal to 0. Then summation f of y equal to 0. So we have RA minus 80 equal to 0, therefore R equals to 80 newtons. इसे 1 में पुट कर लो, तो फ्रॉम 1 RB is equal to 32 newtons, 0.4 into 80। अब ले लेते हैं मोमेंट। मोमेंट हम हमेशा फ्लोर पर लेते हैं, तो लेट अस टेक मोमेंट अबाउट A। इफ यू टेक मोमेंट अबाउट ए, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, बचे ये दो फोर्सेस 80 इंटू 7.5 कॉस थीटा एंटी क्लॉकवाइज एंड आरबी इंटू 15 साइन थीटा क्लॉकवाइज। अब यहां तो बचा सिर्फ कैलकुलेशन। आरबी की वैल्यू पुट कर लो और बाकी सब चीजें कैलकुलेट कर लो। 80 इंटू 7.5 दैट इज 600 कॉस थीटा। इसे राइट साइड में शिफ्ट किया। आरबी का वैल्यू 32 है, तो 32 इंटू 15 480 साइन थीटा एंड देयरफॉर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा is 600 divided by 480। ये हो गया tan थीटा। इसका tan इनवर्स लोगे तो हमें आंसर मिलेगा tan इनवर्स ऑफ 600 divided by 480, तो आंसर इज 51.34 डिग्रीज विद द फ्लोर। और 90 minus this 38.66 degrees with the wall। दोनों निकाल के दे दो। क्वेश्चन में इन्होंने फ्लोर के साथ पूछ लिया, वर्टिकल के साथ पूछ लिया, और फिगर में हॉरिजॉन्टल के साथ दे रखा हुआ है। कोई बात नहीं, चलिए। Identify the zero force member and find forces in remaining members of the truss loaded and supported as shown in figure। कैंटिलीवर ट्रस दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप चेक करना तो स्टेबिलिटी चेक कर लो। n इक्वल टू 2j माइनस आर लगा के r की वैल्यू 4 लेनी पड़ेगी, हमें पता है कैंटिलीवर में। पहले तो फाइंड करते हैं जीरो फोर्स मेंबर। गिवन ट्रस में जीरो फोर्स मेंबर फाइंड कैसे करते हैं, तो एक एक जॉइंट देखते जाओ। हमने ऑब्जर्वेशन जॉइंट बताया था। देखिए, यदि मैं सी को ऑब्जर्व करूं तो सी पर क्या है, 3 फोर्सेस हैं, 1 2 3। 2 आर
कोलिनियर। हम क्या बोलते थे, ये दोनों ने बना ली जोड़ी और भाई साहब तीसरा अकेला रह गया। वो बोले मैं क्या करूं, मैं जीरो हो जाता हूं। ये दोनों ने मिलकर अपनी पैर बना ली, कोलिनियर थे, तो हम क्या करेंगे, हम जीरो हो जाएंगे। तो ये मेंबर हो गया आपका जीरो और ये दोनों की वैल्यू सेम। ओके, अब जॉइंट ई को देखिए, ई पर कितने फोर्सेस हैं, बच्चे बोलेंगे 4, मैं बोलूंगा 3। क्यों, मेंबर्स नहीं देखते हैं, फोर्सेस देखते हैं। तो फोर्सेस कितने हैं, ये तो जीरो हो गया है, 1 2 3। रब ने बना ली जोड़ी, ये दोनों ने बना ली अपनी जोड़ी फिर से, ये भाई साहब रह गए अकेले। तो बोल रहा है मैं क्या करूं, मैं जीरो हो जाता हूं। और ये दोनों बोले कि हम इक्वल हो जाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बी पर आइए, तो बी पर भी 1 2 3 ही फोर्स है, ये तो जीरो हो गया है। यदि 1 2 3 इसमें 2 कोलिनियर हैं, तो तीसरा वाला जो अकेला है वो क्या करेगा, वो बोलेगा मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है, बाकी दोनों ने धोखा दिया, जोड़ी बना ली, मैं अकेला रह गया, कोई बात नहीं, मैं जीरो हो जाता हूं। ये दोनों ने बना ली अपनी पैर, ये अकेला रह गया, ये हो गया जीरो, ये दोनों हो गए इक्वल। है ना इंटरेस्टिंग। एफ देखिए, बड़ा आसान क्वेश्चन कर दिया। एफ देखो, तो एफ पर भी सेम सिचुएशन हो गई, ये तो है नहीं, 1 2 3, ये दोनों ने बना ली अपनी पैर, ये हो गया जीरो। और ये जो पैर बनाई वो फोर्सेस कैसे हो गए, इक्वल हो गए। तो हमने जीरो फोर्स मेंबर आइडेंटिफाई कर लिए। आप चाहो तो लिख सकते हो हियर जीरो फोर्स मेंबर्स आर CE, BE, BF and AF। इतने जीरो हो गए। अब हमें बाकी फोर्सेस फाइंड करने हैं, तो उसके लिए अब जॉइंट ले लो। मैं ले रहा हूं जॉइंट डी। आपको पता है जॉइंट लेने की कंडीशन क्या होती है, कोई भी जॉइंट पर 2 से ज्यादा अननोन फोर्सेस नहीं होने चाहिए। तो जॉइंट डी का एफबीडी बनाएंगे एज पर अवर कंसेप्ट, एक्सटर्नल फोर्स एज इट इज एंड इंटरनल फोर्सेस स्ट्रिक्टली अवे फ्रॉम द जॉइंट। ये इंटरनल है, ये भी इंटरनल है, उसकी डायरेक्शन रखेंगे अवे फ्रॉम द जॉइंट। दिस इज 50 किलोन्यूटन, दिस जॉइंट इज डी, दिस इज फोर्स इन DC और CD and this is force in DE, and what is this angle, एंगल निकाल लेंगे। ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, इसमें ये हाइट 4.5 है, बेस 9 है, तो हाइट बाय बेस tan थीटा विल बी इक्वल टू 4.5 डिवाइडेड बाय 9, 26.56। ओके, अब इस जॉइंट को करते हैं सॉल्व। पहले कौन सी कंडीशन लगाओगे, ये समेशन Fy इक्वल टू 0। तो इन समेशन Fy वी हैव -50 माइनस FDE साइन 26.56 इक्वल टू 0। सो वी हैव FDE इज इक्वल टू 50 divided by sine of 26.56 minus 111.82 न्यूटन किलो न्यूटन। ये आपका आ गया पहला आंसर। देन सॉल्विंग समेशन Fx इक्वल टू 0। So we have minus FCD minus FDE cos 26.56। देखो यहां डायमेंशंस फ्रैंकली बताओ तो मुझे ठीक से दिख नहीं रहा है, जो वाटर मार्क लगा हुआ है उसके ऊपर, उससे समझ में नहीं आ रहा है कि ये 1.5 है या 4.5 है। मैंने 4.5 लेके सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। आई एम रियली नॉट इन ए पोजिशन टू सी दिस,
क्लियरली कि वो वाटर मार्क का है या 4 है या 1 है। क्या प्रॉब्लम था, ये वाटर मार्क की तरह डालते है ना। इतना डार्क वाटर मार्क कौन डालता है जिसके ऊपर डायमेंशन छुप जाए। इंपॉर्टेंट वाटर मार्क है या डायमेंशंस हैं। बच्चे तो फ्रस्ट्रेट होते हैं जब डायमेंशन समझ में नहीं आते हैं, पर ठीक है, व्हाट वी कैन डू। FCD इज इक्वल टू FDE का वैल्यू यहां पुट करो, तो ये आ गया -100। ऑलराइट, ये कैलकुलेशन एक बार चेक कर लूं। 50 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 26.56, ठीक है। ये माइनस नहीं आएगा, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको माइनस पुट करोगे, माइनस माइनस प्लस होके उधर जाएगा। अब तो हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। CD मिल गया 100 किलो न्यूटन, ये CD मिल गया 100 किलो न्यूटन। तो ये भाई साहब भी तो 100 होंगे, ये भी तो 100 होंगे। हमने पहले से डिसाइड करके रखा हुआ है कि ये तीनों सेम है। सिमिलरली ये आ गया आपका -111.82, तो ये भी तो सेम आएगा, ये भी तो सेम आएगा। अब टेबल आप बना लीजिए। टेबल के लिए हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वैल्यूज आपने पता कर ली। टेबल हम कैसे बनाते थे, सीरियल नंबर, मेंबर, मैग्नीट्यूड एंड नेचर। टोटल जो भी नंबर से आप लिखते जाइए, वैल्यूज लिखते जाओ। आप चाहो तो तीनों को साथ में लिख लो, ये तीनों को साथ में लिख लो, बाकी में 0 लिख दो। नाउ यू नो हाउ टू प्रिपेयर द टेबल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। डायनेमिक्स, बहुत आसान डायनेमिक्स आया था इस बार। अ ट्रक ट्रेवल्स 164 मीटर in 8 seconds and deaccelerate at a constant rate of 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कांस्टेंट दे दिया, चल गई बत्ती। यस, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, इसका मतलब हम काइनेमेटिक इक्वेशन लगा सकते हैं। डेटा लिखो, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 164, क्या है, मिलीमीटर है, मीटर है, मीटर ही है ना, इन लिखा हुआ है, बड़ा मुश्किल है रीड करना। 164 मीटर इन 8 seconds and deaccelerate at a constant rate of 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डीएक्सेलरेशन रिटार्डेशन दिया हुआ है, तो वी नीड टू कैलकुलेट इनिशियल वेलोसिटी, वी नीड टू कैलकुलेट फाइनल वेलोसिटी एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन फर्स्ट 0.6 seconds। ये 3 क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं। तो S पता है, T पता है, A पता है। काइनेमेटिक इक्वेशन लगाएंगे, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT²। तो S के वैल्यू है 164, U पता नहीं है, टाइम 8 seconds प्लस हाफ, acceleration is -0.5 and T² is 8²। यहां से पहला आंसर मिलेगा U इज इक्वल टू, तो 164, इसको उधर लेके गए, प्लस हो गया 0.5 इंटू 0.5 इंटू 64 डिवाइडेड बाई 8, 22.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो सो फर्स्ट आंसर। अब फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 8 सेकेंड पूछा हुआ है, तो यूज V इज इक्वल टू U प्लस AT। U है 22.5, A is -0.5 and time 8 seconds. So this is 22.5 minus 4, 18.5 meter per second.
और तीसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं डिस्टेंस ट्रैवल्ड ड्यूरिंग दी फर्स्ट 0.6 सेकेंड्स। तो अगेन अप्लाई s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u is 22.5, time is 0.6 plus 1/2, acceleration is minus 0.5 and time is 0.6 का square. Calculate this. $13.41 meters. That's it. इतना तो पूछा था, 3 काइनेमेटिक इक्वेशन से प्रॉब्लम सॉल्व होना था। Now, next is variable acceleration. The acceleration of a particle is given by a is equal to 4t minus 30. Variable acceleration is given, where a is in meter per second square, t in seconds. If क्या दिया हुआ है कंडीशन, और हमें पता है कि जब भी कंडीशन दे रखी है इसका मतलब प्रॉब्लम में इंटीग्रेशन का यूज होगा ही, अदरवाइज कंडीशंस की जरूरत नहीं होती है। पहली कंडीशन क्या है, एट t इक्वल टू 0 v इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड, s इज इक्वल टू, अब फिर से यहां को ठीक से दिख नहीं रहा है मुझे, -5 है ऐसा मैं कंसिडर करके चल रहा हूं जितना मुझे विजुलाइज हो रहा है। इसके ऊपर एक कोई लाइन आ गई है, -5 मीटर ही है, ठीक है। डिटरमाइन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। क्वेश्चन है फाइंड वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। s लिखो x लिखो, एक ही बात। आप चाहो तो यहां पे s की जगह पे x भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो विच रिलेशन इज गिवन, a with respect to t is given, तो a is equal to dv by dt is equal to 4t minus 30. So dv is equal to 4t minus 30 dt. दोनों साइड का कर लिया इंटीग्रेशन, तो v is equal to 4t square by 2, that is 2t square minus 30t प्लस कांस्टेंट C1। कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए आपके पास v और t का कोई कंडीशन अवेलेबल होना चाहिए, है। पुट करो तो v की वैल्यू 3, टाइम की वैल्यू 0, सो हमें मिल गया C1 इक्वल टू 3। ये कांस्टेंट उठा के यहां पुट कर लो तो विल गेट एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट एक्सप्रेशन वी कैन फाइंड फर्स्ट आंसर ऑल्सो। पहले एक्सप्रेशन लिख लो, v इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 30t प्लस 3। ये पहला रिलेशन, आंसर बाद में फाइंड करते हैं, है ना। अब फिर से v इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ds बाई dt। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, सो ds इज इक्वल टू v इंटू डी टी। v है आपका 2t स्क्वायर माइनस 30t प्लस 3 dt। कर लिया दोनों का इंटीग्रेशन, सो हमें यहां से मिल जाएगा s 2t क्यूब बाई 3 माइनस 30 t स्क्वायर बाई 2 प्लस 3t प्लस कांस्टेंट C2। हेलो, लेक्चर इज गोइंग ऑन। सो हमें C2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। कंडीशन अवेलेबल है कोई,
s और t के बीच का कंडीशन चाहिए, वो है t is 0, s इक्वल टू -5 मीटर. तो पुट s इक्वल टू -5, t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0, सो C2 इज इक्वल टू -5. ये वैल्यू फिर से यहां पे सब्स्टिट्यूट करो, s का एक्सप्रेशन निकालो. एक बार मुझे इंटीग्रेशन चेक कर लेने दो. 2t³/3 -30t²/2 + 3t + C2. ठीक है, तो s इज इक्वल टू 2t³/3 -15t² + 3t -5. ये आ गया आपका एक्सप्रेशन ऑफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल. अब ये दो एक्सप्रेशन की हेल्प से आप अपना आंसर फाइंड करो. क्या पूछा हुआ है? वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स. वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स इज इक्वल टू 2 इंटू 3 का स्क्वायर -30 इंटू 3 + 3. करो कैलकुलेट. 18 - 90 + 3 -69 मीटर पर सेकेंड. और दूसरा क्या पूछा हुआ है? डिस्प्लेसमेंट एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स. डिस्प्लेसमेंट इज रिक्वायर्ड. तो एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स, displacement is given by s3 minus s0. पोजीशन नहीं पूछा हुआ है. पोजीशन पूछा रहता तो खाली s3 निकाल के छोड़ देते. आपको डिस्प्लेसमेंट पूछा है 0 to 3 सेकेंड के बीच का, तो पहले s3 अलग से निकाल लो. 2 इंटू 3 का क्यूब डिवाइड बाई 3 -15 इंटू 3 का स्क्वायर + 3 इंटू 3 -5. तो ये हो गया 18 -15 इंटू 9 + 9 -5 -113. तो S3 आपका हो गया -113. और S0 मतलब टाइम की वैल्यू जब 0 है तब, तो S0 यानी T0 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 T0, तो ये हो गया -5. So this is equal to -113 -5 -108 meters. This is the displacement. ओके, बहुत सारे बच्चों ने S3 निकाल के छोड़ दिया होगा पक्का. ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट पूछा हुआ है तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. चलिए नेक्स्ट देखिए. अ कार इज ट्रेवलिंग अलोंग ए सर्कुलर कर्व. आ गया कर्विलिनियर मोशन दैट हैज ए रेडियस ऑफ 50 meters. If speed is 16 meter per second and tangential component of acceleration is 8 meter per second square, find total acceleration. कौन पूछता है इतना आसान क्वेश्चन? पुणे यूनिवर्सिटी. इस बार तो बल्ले बल्ले हैं बच्चों की. जिन्होंने थोड़ा सा भी पढ़ाई किया होगा उनका सब्जेक्ट निकलना ही चाहिए. कितना आसान क्वेश्चन है, नो कॉम्प्लिकेशन. इससे तो बैकलॉग का पेपर हॉरिबल था लास्ट टाइम का. डायनेमिक्स तो बहुत खतरनाक पूछा था. आपका डायनेमिक्स तो बड़ा आसान पूछा हुआ है. 80 दिया हुआ है, टोटल निकालना है तो हमें an की जरूरत है और an होता है v²/ρ. स्ट्रेट अवे v इज गिवन 16, ρ इज गिवन 50. तो यहां से आपको मिल जाएगी वैल्यू ऑफ an. (5.12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. an is known, at is known. टोटल एक्सेलरेशन a is equal to अंडर रूट में at² + an².
पुट द वैल्यूज एंड कैलकुलेट. अंडर रूट में 80 स्क्वायर दैट इज 8 स्क्वायर प्लस an स्क्वायर इज 5.12 का स्क्वायर एंड आंसर इज 9.498 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यू कैन राइट 9.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑल्सो. आगे बढ़िए. सिंपल प्रोजेक्टाइल का प्रॉब्लम है. 40 डिग्री पर 8 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्टाइल थ्रो किया हुआ है. क्वेश्चन है टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ए बी. सेम लेवल का प्रॉब्लम है. टाइम पूछा हुआ है फ्रॉम ए टू बी. तो टाइम फ्रॉम ए टू बी क्या होता है? 2u साइन अल्फा बाई जी. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. वेलोसिटी है 8, अल्फा है 40 डिवाइड बाई 9.81. ये आपका पहला आंसर. मजाक है एकदम. वन 1.048 सेकेंड्स. ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट. और क्या पूछा है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ए बी इज नथिंग बट रेंज. और रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी. u is 8, 2 अल्फा is 80 डिवाइड बाई 9.81. तो यह आ गया आपका 64 ऑफ साइन 80 डिवाइड बाई 9.81. That's it. Simple problem of projectile on horizontal plane based on formula. Question number 6 now. 80 kg block rests on plane as shown in figure. To find acceleration with which block slides down. The acceleration with which the block slides down. इसका acceleration downward दिया हुआ है. ये हमें कैलकुलेट करना है. यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इफ कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज 0.2. तो पहले बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम. एफबीडी बना लो फटाफट. कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं? यहां से नॉर्मल रिएक्शन आर. सेल्फ वेट के दो कंपोनेंट mg साइन mg कॉस. ब्लॉक स्लाइडिंग डाउन तो फ्रिक्शन इन अपर डायरेक्शन इक्वल टू म्यू के इंटू आर. दिस इज आर, दिस इज mg cos 30, this is mg sin 30, this is mu k into r. म्यू k दिया हुआ है 0.2 और एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में. जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन को हम प्लस मान के न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ लगाते थे. इफ यू रिमेंबर, याद आ रहा है? मैं बोलता था कि जब भी हमने ये साइन कन्वेंशन चूज किए हमारे दिमाग में चल रहा है कि हमें डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल नहीं बट न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का डायरेक्टली यूज करना है. इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन हम इसको लेंगे पॉजिटिव. तो अप्लाई न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. F इज इक्वल टू ma इन x डायरेक्शन. दिस ओवर x डायरेक्शन. तो दिस इज पॉजिटिव mg sin 30. This is negative minus 0.2 r equal to m into acceleration in x direction को मैं a लिख रहा हूं. Say equation number 1. Then apply Newton's second law of motion in y direction. Upward plus ले लो, downward minus ले लो, because there is no motion in this direction. ये डायरेक्शन तो डायरेक्टली इक्विलिब्रियम में ले सकते हो. तो यहां क्या आएगा?
R माइनस एम जी कॉस 30 इक्वल टू 0, क्योंकि AY 0 है, देयरफॉर R इज इक्वल टू mg cos 30. What is mass given? 80 किलोग्राम. तो वैल्यू कैलकुलेट कर लो. 80 इंटू 9.81 cos 30, 679.66 newtons, and substitute this value in equation 1. इसको 1 में पुट कर लेते हैं. 80 इंटू 9.81 साइन 30 माइनस 0.2 इंटू R is equal to 80 into A. Therefore, A is equal to 80 into 9.81 sin 30 minus 0.2 into 679.66 divided by 80. Acceleration I am getting 3.205 meter per second square. कैलकुलेशन आप चेक कर लेना. मुझे नहीं लगता कुछ गलत हुआ है, बट आप कैलकुलेशन देख लो. ये आ गया आपका आंसर एक्सेलरेशन का. अब नेक्स्ट ऑल टाइम फेवरेट, कितनी बार बोला है, प्लेटफॉर्म आएगा, कभी बॉक्स को रख देंगे, कभी बॉटल को रख देंगे, कभी बच्ची को बिठा देंगे. फॉर्मूला एक ही लगती है, देख के ही पता चल जाना चाहिए कि मैक्सिमम स्पीड ऑन प्लेटफॉर्म व्हेन प्लेटफॉर्म इज रोटेटेड इज गिवन बाय अंडर रूट में म्यू एस इंटू आर जी. मैक्सिमम स्पीड इतना होना चाहिए. कैसे, आप चाहो तो लिख सकते हो कि सेंट्रिफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर बाय आर इज बैलेंस बाय फ्रिक्शनल फोर्स, बट स्टैटिक फ्रिक्शन वाला फोर्स म्यू एस इंटू आर और म्यू एस इंटू एम जी. तो यहां से एम एम कट गया, वी आ गया अंडर रूट में म्यू एस इंटू आर जी. पहले स्पीड निकाल लो. म्यू एस इज गिवन 0.3, आर 3 मीटर्स, जी 9.81. बाकी की चीजें भी हैं, वो आएगी, पहले ये निकाल लो. प्लेटफॉर्म का प्रॉब्लम आया तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा. तो व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड? 0.3 इंटू 3 इंटू 9.81. 2.97. देखो, a man has a mass of 80 kg, so it's 3 meters from the center of the rotating platform. यहां पे कोई मैन को बिठाया हुआ है. Due to rotation, speed is increased from rest. Speed is increased from rest, यानी u 0 है, by 0.4 meter per second square. 80 is given 0.4 meter per second square. 80 क्यों? Rate of increase of speed. Rate of change of speed is known as tangential acceleration in case of curvilinear motion. To determine time required to cause him to slip. अब प्लेटफॉर्म को धीरे 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 रोटेट कर रहे, स्पीड बढ़ा रहे हैं, तो कौन से टाइम पर, यानी कितने टाइम के बाद वो स्लिप हो जाएगा. तो अब तो आपके पास मैक्सिमम स्पीड अवेलेबल है, इनिशियल स्पीड अवेलेबल है, 80 अवेलेबल है. अप्लाई करोगे v इज इक्वल टू यू प्लस 80 इंटू टी. आया याद? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लेना चाहिए. ये हो गया मैक्सिमम स्पीड विच इज 2.97, इनिशियल 0 है, 80.4 है, यहां से मिल जाएगा टाइम. सेवन 7.43 सेकेंड्स के बाद भाई साहब स्लीप हो जाएंगे. इससे ज़्यादा स्पीड बढ़ाओगे, इतने टाइम के बाद वो स्लिप हो जाएगा अवे फ्रॉम सेंटर. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. ये आ गया आपका इम्पैक्ट का क्वेश्चन. द आइडेंटिकल 1.2 kg कोलार्स. पहले लिख दिया कि ये दोनों कैसे हैं,
आइडेंटिकल है, यानी दोनों का मास सेम है। तो डेटा लिखना स्टार्ट करो। मास ऑफ ए 1.2 kg, मास ऑफ बी 1.2 kg। A and B are sliding on a frictionless rod as shown in figure। ये हमारी बुकलेट का पहला या दूसरा इक्वेशन है, आप देख लीजिए। Knowing that coefficient of restitution is 0.65, E is 0.65, determine velocity of each after impact। गिवन फिगर में वेलोसिटी कौन सी होती है? बिफोर इम्पैक्ट। राइट को हम लेंगे पॉजिटिव, लेफ्ट को हम लेंगे नेगेटिव। यहां दोनों राइट पे हैं। पहले क्या लगाओगे? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम we have MAUA plus MBUB is equal to MAVA plus MBVB। अब मास तो सेम है दोनों साइड में, मैं डायरेक्ट कैंसिल कर रहा हूं। तो UA is 5, UB is 2 is equal to VA plus VB। तो पहला इक्वेशन आपके पास आ गया, VA plus VB equal to 7। ओके, अब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का यूज करो। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E इज इक्वल टू, मैं ऊपर लिख रहा हूं VA माइनस VB, तो नीचे मुझे क्या लिखना चाहिए? UB माइनस UA। ये बहुत बार बोले थे, ऊपर कुछ भी लिखो, नीचे उसका अपोजिट लिख लो, आसान हो जाता है। E इज गिवन 0.65, VA अननोन, VB अननोन, डिवाइडेड बाय UB 2, UA 5। सो हमें यहां से और एक इक्वेशन मिल जाएगा बिटवीन VA एंड VB। VA माइनस VB इज इक्वल टू 0.65 इंटू -3। ये दोनों को आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो। इक्वेशन मोड में जाके दो अननोन चूज कर लो एंड एंटर 1 1 7 1 -1 and -1.95। So I'm getting VA is equal to, पहला आंसर 2.525 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव, मतलब ये जाएगा राइट पर। और VB we are getting 4.475, ये भी पॉजिटिव आया, ये भी जाएगा राइट पर। तो इंपैक्ट होने के बाद दोनों का वेलोसिटी आपको मिल गया। एक्चुअल प्रॉब्लम में इसके आगे लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी पूछा हुआ है, इसमें नहीं पूछा है। चलिए, ए बॉल हैज अ मास ऑफ 30 kg एंड इज थ्रोन अपवर्ड विद अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। चलिए, यहां से एक बॉल को अपवर्ड प्रोजेक्ट किया हुआ है विद वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी। तो डिटरमाइन टाइम टू अटेन मैक्सिमम हाइट यूजिंग इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल। यहां से यहां तक फाइनल वेलोसिटी जब तक 0 नहीं होती है, हमें टाइम कैलकुलेट करना है कहां से कहां तक, A से B तक, और फिर ये हाइट भी निकालनी है। अब ये हाइट इंपल्स मोमेंटम से नहीं निकलेगी। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम से तो क्या मिलता है? टाइम रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तो लगाइए A और B के बीच में इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। अपवर्ड को मैं ले रहा हूं पॉजिटिव, डाउनवर्ड को ले रहा हूं मैं नेगेटिव। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम लगानी है तो आपके सामने बॉडी का, पार्टिकल का फ्री बॉडी डायग्राम होना चाहिए। और इस बॉल का मैं FBD बनाऊं तो इसके ऊपर सिर्फ क्या लग रहा है? mg लग रहा है, सेल्फ वेट, और कुछ नहीं लग रहा है। मैंने डाउनवर्ड को नेगेटिव रखा है
आप चाहो तो डाउनवर्ड को पॉजिटिव भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसको फॉलो करना है। तो वी हैव समेशन f इंटू टी इज इक्वल टू m इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, एवरीथिंग इन y डायरेक्शन। अप्लाई इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। अब समेशन f FBD से देखोगे तो FBD में लग रहा है माइनस mg इंटू टी इज इक्वल टू m v फाइनल माइनस v इनिशियल, m से m कट गया, माइनस 9.81 इंटू टाइम t इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल इज 15, माइनस से माइनस कट गया, यहां मिल गया टाइम t दैट इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 9.81। वन 1.529 यानी 1.53 सेकेंड्स। ओके, अब क्या पूछ रहे हैं? ऑल्सो फाइंड मैक्सिमम हाइट। ऐसा नहीं पूछा है कि मैक्सिमम हाइट भी इंपल्स मोमेंटम थ्योरम से निकालो, पूछेंगे भी नहीं। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम इज प्योरली रिलेटेड टू फोर्सेस, टाइम एंड वेलोसिटीज। इसमें हाइट नहीं होती है। आपको हाइट निकालनी है तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लगा लो। ए से बी का हम वर्क एनर्जी लगाते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हो, बट प्रिंसिपल से जाइए। तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या है? वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन फ्रॉम ए टू बी कैलकुलेट करना है तो आप फिगर को 4 सवाल पूछते थे। एनी एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग, एनी वर्क डन बाय ग्रेविटी, एनी फ्रिक्शन, एनी स्प्रिंग। यहां ये सिर्फ अंडर ग्रेविटी ऊपर जा रहा है, अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है। वर्क डन इज नेगेटिव, माइनस mgh, और कोई वर्क डन नहीं है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m v²। फिर से m से m कट गया, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया। वैल्यू पुट करो, 9.81 इंटू h दैट इज h मैक्स इज इक्वल टू 1/2 v² इज 15², देयरफॉर h मैक्स इज इक्वल टू, तो h मैक्स आपका आ जाएगा 15 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये होगी काइनेटिक एनर्जी, एंड डिवाइड बाई 9.81। योर आंसर इज 11.47 मीटर्स। Hmm. 11.47 इज द राइट आंसर। आप चाहो तो काइनेमेटिक्स से भी जा सकते हो। v² इज इक्वल टू, या डायरेक्ट फॉर्मूला भी √2gh, v इज इक्वल टू √2gh करो, h मिल जाएगा, बट हम प्रिंसिपल से जाएंगे, बड़ा आसान होता है। ऑलराइट, सो ये तो हो गया आपका पेपर यहां पे कंप्लीट। आई थिंक दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन, बट चेक कर लेते हैं। यस, ये बी था, सो सी, यस एंड डी। तो दिस इज ऑल अबाउट योर सॉल्यूशन ऑफ पेपर। प्लीज गो थ्रू इट और इसके आंसर वेरीफाई कर लो, और अपने आप अपना एनालिसिस करो कि मुझे कितने मार्क्स आने वाले हैं। ओके, इतना तो आपको याद होगा कि आपने कहाँ तक कितना सॉल्व किया हुआ है। एक रफली असेसमेंट कर लो, जिससे आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में मैकेनिक्स बैकलॉग का प्रेशर ना रहे। होपफुली इस बार मैकेनिक्स का बैकलॉग नहीं रहेगा, क्योंकि बड़ा आसान पेपर रखा हुआ था। बट इफ़ अनफॉर्चुनेटली किसी का प्रिपरेशन नहीं हुआ, किसी का अंडर टेंशन कुछ गलतियां हो गई, होता है, तो जस्ट क्रॉस वेरीफाई। ऑलराइट, चलो, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।